हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन शेखर। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल जीके जब इग्नाइट योर ब्रेन। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक एक लाइन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास बुक है वेल एंड गुड, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आपको सारे चैप्टर्स, सारे क्लासेस के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। एंड इफ़ आप इन दोनों को भी मे बी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल फोकस करके सुनो। सिर्फ जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, उसको एनालिसिस करूँगी, आप उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, विविधता एवं भेदभाव, जो चैप्टर 2 है क्लास 6 का। उसमें हमने देखा था कि कैसे भीमराव अम्बेडकर को कितनी सारी मुश्किलों का सामना पड़ा। आज जो भी जितने भी फ्रीडम हमारे कंट्री में मिले हुए हैं हर जाति वर्ग के लोगों को, उसके पीछे उन्हें संघर्ष करना पड़ता। चाहे वो लड़कियों की शिक्षा को लेकर फ्रीडम हो, चाहे वो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको मंदिरों में घुसने को लेकर फ्रीडम हो, हर चीज़ के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे सरकार, थर्ड चैप्टर है, यूनिट 2, राइट। तो ये सरकार आज हम पढ़ने वाले। सरकार सुन के आपके माइंड में क्या आता है, सोचो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा, है ना, सुना ही होगा। इस पार्ट में आप पढ़ेंगी कि सरकार क्या है, पढ़ेंगी या पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है। सरकार करती क्या है आखिर, ये निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच अंतर क्या है। चलिए पढ़ते हैं इस बारे में। देखो, अब यहाँ पर कुछ कुछ स्लोगन्स लिखे, स्लोगन्स तो नहीं कहूँगी, हेडलाइंस हैं। यहाँ पे कुछ कुछ हेडलाइंस लिखे हुए हैं, ठीक है। देख क्या है, पहला हेडलाइन क्या है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जा रही है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार ने घायल। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये सब कुछ सरकार ने किया है। सरकार है कौन, ठीक है, पहली बात तो यही। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, जो अखबार के जो हेडलाइंस हैं उनको अभी आपने सुना। इनमें सरकार के जिन कामों की बात करी जा रही है उनकी सूची बनाई है। कौन कौन से काम की बात की जा रही है यहाँ पर। एक तो प्याज के दाम में जो उछाल है उसकी बात की जा रही है। फिर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है 18 गाँवों को, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद क्या बात की जा रही है, 5 मुख्य न्यायाधीश और होंगे, उसकी बात की जा रही है। 5 और न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री सरकार भेज रही है उसकी बात की जा रही है, राइट। सर क्या सरकार का काम बहुत विस्तृत नहीं है? आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है सरकार का काम? जैसे प्याज के दाम को तय करना से लेकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाना तक, है ना, गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करना तक, कितना वाइड काम है, कितना विस्तृत काम है सरकार का, डोंट यू थिंक, है ना। आपके अनुसार सरकार क्या है? अगेन वही क्वेश्चन, सरकार क्या है आपके अनुसार? इस पर आपको चर्चा करना है। आप चलो हम लोग यहीं पर चर्चा करते हैं कि सरकार क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, ठीक। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप का हर तरह की बातों से संबंधित निर्णय हो सकते हैं। जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाई जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर उनके चीज़ों के दाम को कैसे घटाएं कैसे, अथवा बिजली की आपूर्ति को बढ़ाएं कैसे, है ना। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। नए नए कार्यक्रम आपने सुना भी होगा कि प्रमुख राज्य सरकार ने ये कुछ किसी भी राज्य के बारे में सुना होगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं गरीबों की मदद के लिए, या फिर केंद्र सरकार ने भी चलाए हैं, कुछ योजनाएं लागू की हैं जिससे गरीबों की मदद हो सके, राइट। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण
काम भी चलाती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं, राइट। कितना ज़्यादा विस्तृत काम है सरकार का। आखिर वो सरकार है कौन और करती कैसे है? सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, कितने सारे काम है सरकार के, देख लो आप। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये भी सरकार का ही काम है। जब प्राकृतिक विपदा घेर लेती है, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप आ गया, राइट, एक सेकेंड, ठीक है, तो सरकार ही पीड़ितों तक लाभ पहुंचाते हैं, सेवा पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम सरकार कर रही है ना। या कोई अपराध करते हैं तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा, सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है इन कामों को, राइट। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों का उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? हालांकि बहुत सारे कामों की चर्चा की गई है, लेकिन जैसे कि रोड, रेलवे वगैरह बनवाना कहाँ करना है, स्कूल वगैरह कहाँ बनवाने हैं, सबको न्यायालय वगैरह के बारे में, सब बहुत सारे कामों को यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। पर इसके अलावा कौन से काम है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओ। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं तो एक व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई। घर में 10 लोग हैं तो आपने भी एक व्यवस्था बनाया होता है कि किसका पर्टिकुलर रूम कौन सा है, ठीक है, कौन किधर रहता है, जो भी हो। घर में भी अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। अगर एक ही स्टडी टेबल है और आप 4 भाई बहन हो तो उसमें भी आप लोग बना के रखते हो ऐसे स्टडी टेबल पे पर्टिकुलर टाइम पर किसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो देश तो खैर बहुत बड़ी बात है, देश में तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसे भी चलाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसके आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। संसाधनों का नियंत्रण करना और देश का सीमा सुरक्षा कितना इम्पोर्टेंट है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, बहुत तरह के काम, जो कुछ तो यहाँ पर डिस्कस है, कुछ आपको मैंने बोला कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। देश में कुछ निर्णय ले जा रहे हैं और इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब पर वो नियम लागू होता है। जैसे घर में आपके पापा ने कोई निर्णय ले लिया कि रात में 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, तो घर में रहने वाले सब पर वो लागू हो जाता है ना। रात में 11 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं चलाएगा तो वो घर में रहने वाले सब पर लागू हो जाता है। उसी तरह से देश में सरकार जो भी निर्णय लेती है, देश में जो निर्णय लिए जाते हैं वो देश की सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों पर लागू हो जाते हैं, ठीक है। सरकार के स्तर, लेवल होते हैं सरकार के, देखो कैसे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ें के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी, है ना। दरअसल सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राइट, स्थानीय स्तर पर काम करती है। क्योंकि अब इतना बड़ा देश है ना, इतना बड़ा देश है तो, और इतने सारे लोग हैं तो हर लेवल पर काम करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केंद्र स्तर पर जो लेवल है, उसके बाद राज्य स्तर पर है, उसके बाद स्थानीय स्तर पर लेवल है बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट एक ही पुलिस स्टेशन हो देश में, केंद्र स्तर पर आपको ज़रूरत पड़ी, कितने सारे लोग हैं, किसी को भी ज़रूरत पड़ी, सब लोग उतने दूर जाएंगे क्या? दिल्ली में मान लो एक पुलिस स्टेशन, तो सब लोग क्या उतने दूर जाएंगे? नहीं है ना। तो स्थानीय पुलिस स्टेशन भी हैं, राइट, हर जगह का अपना एक पुलिस स्टेशन है, राइट। तो स्थानीय की भी ज़रूरत होती है। फिर स्थानीय में अगर मामला नहीं सुलझ रहा है, नहीं सुलझ पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके बाद राज्य स्तर पर है, उसके बाद केंद्र स्तर पर है। तो इस तरह से क्या होता है कि लेवल बना हुआ है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले, स्थानीय स्तर है। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखकर, जैसे हरियाणा या असम की सरकार, राइट, पूरे राज्य में काम करती है। यहाँ सिर्फ हरियाणा असम की बात नहीं, हर राज्य की सरकार पूरे राज्य स्तर पर काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है
और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कामों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्थानीय स्तर पर कैसे काम करते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे मैप है, मैप दिया हुआ है, अलग अलग राज्य दिखेंगे आपको इसमें, है ना। ये मैप है, इसमें अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। मैप हर किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। सरकार एवं कानून के बारे में पढ़ते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार अपना काम कर सकती है। कानून ही नहीं मानोगे तो कैसे होगा भाई। और कानून जो नहीं मानते हैं उसके लिए पनिशमेंट भी होता है, दंड भी होता है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह भी ताकत होती है लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करना। आपको कानून मानना ही पड़ेगा, राइट। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है, पकड़ा जाएगा तो उसे जेल की भी सज़ा काटनी पड़ सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये क्या है, इसके डर से लोग जेल ना जाना पड़े या जुर्माना ना भरना पड़े। ये क्या है, जेल जाने का जो कानून बन गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये क्या है, ये बाध्य करने के तरीके हैं कि आप फिर कभी बिना लाइसेंस की गाड़ी ना चलाएं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों को यह मानना क्यों जरूरी है। कोई और कानून बताइए आप, जैसे कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना, है ना, ये भी एक कानून है। अब इसमें कोई अगर हेलमेट नहीं पहन रहा है तो इससे क्या होगा, आपका ही खतरा है। आप कहीं गिर गए, आपके सर में चोट लग गई तो आपकी जान को खतरा है ना। तो सरकार क्या ये कानून अपने लिए बना रही है, क्या आपके सेफ्टी के लिए बना रही है, ठीक है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या कदम उठा सकते हैं भाई, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, राइट, तो वो न्यायालय जा सकता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, लास्ट जो चैप्टर उसमें पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो कुम्हार के बच्चे हैं वो वही काम करेंगे, जो मल्हार के बच्चे हैं वो भी अपने जाति से रिलेटेड काम करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, आपको धर्म से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कुछ प्रताड़ित करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहीं पर, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर धर्म होने की वजह से आपको कोई नौकरी में नहीं लिया जा रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो और यह दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने हैं और क्या नहीं, ठीक है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है, कौन शक्ति देता है सरकार को कि आप ये निर्णय ले सकते हैं, आप कानून बना सकते हो, आप हमें कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकते हो। इसके लिए सरकार को इतना कौन छूट दे रखा है सरकार को, है ना। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी सरकार है। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था राजतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, है ना। अब चलो उसको देखते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, ठीक है, लोग ही शक्ति देते हैं सरकार को। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। क्या होता है लोकतंत्र सरकार में, चुनाव होता है, वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। सब लोग अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं, जिससे आपको उम्मीद रहती है कि वो अपने बातों पर खरे उतरेंगे, वो आपसे जो प्रॉमिस करेंगे उसको वो पूरा भी करेंगे, ठीक है। तो उसको आप वोट दिया जाता है। लेकिन कहाँ तक ये होता है, आपको लगता है क्या कई लोग क्या करते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, अभी भी होता है गाइज, अभी भी होता है, तो आपने उसी नेता को वोट देना जो कि उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। होता है, कई गाँवों में भी ऐसा होता है, कई छोटे शहरों में, मतलब कई बार एक रुझान होता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आप उनके साथ ज़्यादा घुल मिल पाते हो, उनके साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो, जो आपके टाइप के हो। तो खैर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है फिर भी कि लोग क्षमता को नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन कैसा काम करने वाला है, धर्म को, कास्ट को तवज्जो देते हैं और उनको आगे बढ़ने देते हैं। खैर देखते हैं आगे। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, यही लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। एक बार इनको चुन लिया जाता है, फिर
लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, अब कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गया और कोई पर्टिकुलर पार्टी हार गया, तो ये जो हारे हुए पार्टी होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी अभी सरकार में है, उसमें जो भी खामियां आ रही हैं, जो भी उसने वादे किए और वो जो नहीं पूरा कर रहे हैं, उसको वो क्या करती है, उभार कर सामने लाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि सरकार पर जो हमने चुना है, जिनको जो लोग सरकार बना रहे हैं, उस पर उन पर एक प्रेशर होता है। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल की सरकार बनती, तो उन पर एक प्रेशर होता है ना कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें अगले बार ना चुना जाए, है ना। तो ये लोकतांत्रिक सरकार में होता है। एक अलग तरह की भी सरकार होती है जिसमें राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। उसमें इसमें राजा या रानी निर्णय लेते हैं और सरकार चलाने की शक्ति होती है राजा या रानी के पास ही होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाता है ना। अंतिम आपने देखा होगा कई जो सीरियल वगैरह आते हैं, जोधा अकबर, उसमें भी आपने देखा होगा कि राजा बैठा होता है, उसके पास एक कुछ लोग बैठे होते हैं, मंत्री हो गए, फिर अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं उनके। वो लोग राजा को तरह तरह के मुद्दों पर जो भी मुद्दा होता है उस पर राजा को सलाह देते हैं। ठीक है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, राजा के पास ही। सलाह तो सब लोग देंगे पर अंतिम फैसला क्या लेना, निर्णय क्या लेना है, इसकी शक्ति किसके पास होती है, इसकी शक्ति राजा के पास ही होती है या रानी के पास ही होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में तो बताना पड़ता है, सफाई देना पड़ता है भाई कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन राजतंत्रीय सरकार में उनको सफाई नहीं देना पड़ता। उन्होंने जो निर्णय ले लिया सो बस लक्ष्मण रेखा हो गई। निर्णयों की सफाई नहीं देनी पड़ती राजतंत्रीय सरकार में। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक, लोकतंत्र में उन लोगों की भागीदारी निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में है कि जिस पर सिंपली अगर मैं समझाऊं तो कोई भी चीज़ है जो उस चीज़ को, कोई भी लोग हैं जो उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, जो उस चीज़ को झेल रहे हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं ना, तो उनकी भागीदारी निश्चित है, उनकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो बता पाए कि उन्होंने क्या झेला है, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को फेस करा है, तो वो बता पाएंगे ना कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आपको उनकी भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपके यहाँ किस प्रकार की सरकार है? जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक सरकार, और हम इसे बिल्कुल बदलना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में ही है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र को लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात क्या है। हम लोग खुद से चुनते हैं अपनी सरकार को। लोकतंत्र की मुख्य बात है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। हमारे पास शक्ति है कि हमें लगता है जिनके बारे में भी कि ये अपना काम अच्छे से करेंगे, उनको हम लोग खुद से चुनते हैं। ठीक है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र से लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। नियम जो बने उसके लिए भागीदार बने। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः नियम जो बन रहा है उसके लिए भागीदार बने। ये कैसे? जैसे कोई भी नियम बनता है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसके लिए सहमत ही, है ना, कुछ लोग उससे असहमत भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग धरने पे बैठ जाते हैं या फिर धरना दे देते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, राइट, तो जुलूस वगैरह निकालते हैं वो, है ना, तो वो खुद भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। ओके, लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि जिनको वो चुनते हैं वो लोग भाग लेते हैं आगे सरकार बनाने में।
ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दे सकती। जब तक कि 18 वर्ष के सभी लोग उस देश के वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, राइट। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल पुरुषों को या फिर जिनके पास संपत्ति है उनको ही चुनाव में निर्णय लेने के लिए कहती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, पहले नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के साथ चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। जो लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा है, जो पुरुष हैं, सिर्फ वही लोग निर्णय ले सकते हैं, है ना, गिने चुने लोग। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज़ादी से पहले तो क्या ही अधिकार रहा होगा, भगवान जाने। आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता में संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। इस अधिकार को भी मांगा गया कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से इस बात की मांग उठाई कि क्यों सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार है, क्यों बाकी लोग वोट क्यों नहीं दे सकते भाई। उनको भी अधिकार है वोट देने का। गांधी जी का ये लाइन है कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है और जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। जिसके पास संपत्ति है लेकिन जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। ये बात बिल्कुल ही गलत थी। कोई आदमी दिन भर अपना पसीना बहाता है, ईमानदारी से काम करता है, वो वोट क्यों नहीं दे सकता भला? क्योंकि उससे गरीब होने का गुनाह क्या है? दिन भर किसान है, वो दिन भर खेत में हल जोत रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं? क्या उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वो भी भागीदार बन सके कुछ निर्णयों को लेने का? क्यों? क्योंकि वो गरीब है इसलिए। तो ये इसके लिए आंदोलन किया गया था, बहुत ही ज़ोर शोर से मांग उठाई गई थी। वोट फॉर वुमेन, देखें यहाँ पर वोट फॉर वुमेन, हालांकि इसमें आपको उल्टा दिख रहा है पर आप समझ ज़रूर गए होंगे, आई नो। चलो, सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से कोई अधिकार नहीं दिया भाई, अपनी शक्ति नहीं बांटी है। सरकार ने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई ये आप रख लो, ये शक्ति आपके पास रहेगी, ये शक्ति आपके पास रहेगी, नहीं। अपनी मर्जी से तो सरकार ने कभी कोई शक्ति बांटी नहीं। हर चीज़ के लिए आंदोलन हुआ, हर चीज़ के लिए संग्राम, युद्ध छिड़ गया, तब जाके कहीं सरकार ने लोगों पर शक्ति बांटी है अपनी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार में के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ता। यूरोप और अमेरिका की बात है ये। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। क्यों मजबूती पकड़ी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? क्योंकि ज़्यादातर जो पुरुष थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो वार पर चले गए थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ, महिलाओं को यह मौका दिया गया कि आप उन कामों को करें। और फिर लोगों ने देखा कि ये तो बड़े अच्छे से कर रही है, ये तो बड़े सलीके से कर रही है इन कामों को। उस समय लोगों की सोच बदली और उस समय उनको लगा कि हाँ, ये लोग भी इस काम को अच्छे से कर सकती हैं अगर इन्हें मौका मिले तो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महिलाओं का जो अधिकारों का जो मांग कर रही थी उसने और ज़्यादा मजबूती पकड़ी, ठीक है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट, ठीक है। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, तो मैंने बताया आपको। अमेरिका की औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद यानी कि 1928 में मिला। ऑलराइट, आप सरकार से क्या समझते हैं? समझाया मैंने आपको। लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कानून बनाने के लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है ताकि सब लोग कानून को माने। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण, जो क्योंकि हम सरकार को लोगों के द्वारा ही चुना जाता है और उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ती है अपने कामों की, वो 5 साल के लिए ही होते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद उन्हें हटने का डर होता है। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? महिला मताधिकार, वोट देने का अधिकार, महिला अधिकार, सफ्रेज मूवमेंट जो अभी हमने पढ़ा, उसकी उपलब्धि क्या थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। उसके बाद जो गांधी जी का दृढ़ विश्वास था
हर एक विषय को वोट मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों का मानना था कि अशिक्षित लोगों को, ज़्यादातर जो गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप अपने विचार को बताइए कि आपको लगता है कि यह भेदभाव का रूप होगा? बताओ भाई, क्या लगता है कि यह भेदभाव का रूप होगा? बिल्कुल है। क्यों नहीं मिलना चाहिए किसी को वोट देने का अधिकार? क्योंकि वो गरीब है। चलो, इस पर जो टिप्पणी है वो आप टिप्पणी सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप इस पर कमेंट करो, बताओ कि ये भेदभाव का रूप कैसे है। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर सरकार क्या है। इसके बाद हम आगे और भी सरकार और भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।